दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कौशल सब में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर लेके आया हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जो पूरा एकदम डिस्क्रिप्टिव होगा और बहुत ही अच्छे से प्यारे से नोट्स समझाया मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश याद रखिएगा, प्रकाश एक क्या होता है, ऊर्जा का ही रूप होता है। ये क्या होता है प्रकाश? वो भौतिक कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, अनुभव होता है, उसे प्रकाश कहते हैं। और याद रखिएगा, प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप होता है। और प्रकाश, अगला पॉइंट है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सूर्य से जो प्रकाश मिलता है उसमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। और याद रखिएगा, प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश की चाल जो होती है वो भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो प्रकाश की चाल जो होता है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिदीप्त वस्तु। प्रतिदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? कि वैसा वस्तु जिसका जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य को अपना प्रकाश होता है, तारे को भी अपने प्रकाश होते हैं, और जलती हुई बल्ब उसको भी अपना प्रकाश होता है। अप्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? वैसा वस्तु जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है उससे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा क्या होता है? सूर्य से चार्ज होता है, तब यह के वो क्या करता है? अपना प्रकाश, वो प्रकाश देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। कुछ याद रखिएगा, है ना। प्रकाश स्वयं अदृश्य होती है, लेकिन जिस वस्तु में पड़ता है उसे दृश्य बना देता है। इस बात को याद रखिएगा। अब आता है प्रकाश के, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होते हैं? याद, स्कर्टिंग ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें छोटे छोटे कणों पर पड़ती है तो वह, है ना, कुछ मात्रा को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, और कुछ को चारों तरफ फैला देती है। इसको जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे मान लीजिए कि ये एक बड़ा सा कुछ वस्तु है, इसमें छोटे छोटे कण है, इसमें लाइट पड़ रहा है। या करता है कुछ भाग को ये अवशोषित कर लेगा, छोटा कण सब पार्टिकल इसमें होगा जो, ठीक है, और कुछ भाग को क्या करेगा? चारों तरफ फैला देगा। इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण। किरण क्या होता है? तो याद रखिएगा, किरण क्या होता है? प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यह एक सरल रेखा पर चलने वाला प्रकाश किरण होता है। किरण पुंज किसको कहते हैं? यानी बिंब किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, डाइवर्जिंग बिंब, पैरेलल बिंब और कन्वर्जिंग बिंब। यानी अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या होता है अपसारी किरण पुंज या डाइवर्जिंग किरण पुंज क्या होता है। यह जो होता है ऐसा जैसे टॉर्च देखें, यानी किसी एक बिंदु से बाहर की ओर जाएगा, इसको बोलते हैं अपसारी, डाइवर्जिंग बोलते हैं। ऐसा किरण पुंज जिससे सभी प्रकाश किरणें किसी एक निश्चित बिंदु से बाहर निकलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे डायग्राम में बनाया मैंने, देख लीजिए। तो ये एक पॉइंट है, तो इसका जस्ट एक एग्जांपल आप टॉर्च से देख सकते हैं। टॉर्च जो ऐसा बना होता है, सपोज कीजिए, तो यहाँ से क्या होता है? लाइट निकलता है, इसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अब एक आता है समांतर किरण पुंज। क्या होता है? समांतर किरण पुंज में क्या होता है? इसमें सारे लाइट क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक है, यानी ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे की क्या होती है? समांतर होती है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, पैरेलल बीम। अब आता है अभी सारी किरण पुंज, जिसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। यानी कहने का मतलब है कि बाहर से इसमें क्या होगा? एक बिंदु पर आके जमा होता है। ठीक है, ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर क्या होती है? मिलती है। मिलेगा तो अभिसारी यानी कन्वर्जिंग, बाहर निकलेगा तो डाइवर्जिंग। याद रखें इस बात को। ठीक है, फोटो में देख लीजिए, फोटो ऐसा ही होगा। कहे क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि सभी किरण आके क्या हो रहा है? एक बिंदु पर आके जमा हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं वस्तु। ट्रांसपेरेंट वस्तु क्या होता है? देखिए, ट्रांसपेरेंट जिसको बोलते हैं पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी वस्तु क्या होता है? ऐसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाता है, ऐसे वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे शुद्ध जल, वायु, कांच, हवा,
ये सारे क्या है, सारे के सारे पारदर्शी माध्यम है, ये पारदर्शी वस्तु है। और पारभासी क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जिसमें कि कुछ वस्तु आर पार होता है, कुछ दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसा वस्तु जिसमें प्रकाश की कुछ आर पार होता है और कुछ परावर्तित करता है, ऐसे को कहते हैं पारभासी वस्तु। कैसे, जैसे थीन पेपर, कोहरा, तेल से भिंगा हुआ कागज, ठीक है, घिसा हुआ कांच इत्यादि। अपारदर्शी वस्तु क्या होता है, ऐसा वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, अर्थात सभी प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर, है ना, अपारदर्शी वर्क करती है। यानी कहने में जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता, सीधा जानिए, जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। जैसे दीवार बोलेंगे, वॉल बोलेंगे, क्या उससे प्रकाश आर पार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे टेबल हुआ, लकड़ी हुआ, किताब हुआ इत्यादि, ये सब चीज़ से क्या होता है, प्रकाश आर पार नहीं होता है। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, एक बात याद रखिए, आप लोग क्रिकेट या बैडमिंटन खेलते हैं, जब हम लोग कॉर्क को हिट करते हैं, तो जब इधर से कॉर्क हिट होता है तो वापस दूसरी तरफ से हिट होके जब आपके पास वापस पुनः आता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसी को कहेंगे, एक तरह से बोलिए कि वो परावर्तन हुआ किसका, कॉर्क का। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग को प्रकाश, एक वॉल है, सपोज कीजिए वॉल है, अब इसमें क्या हो रहा है कि एक प्रकाश किरण इससे टकराया और टकरा के वापस जब आया, यह प्रकाश जब इससे वापस टकरा के आया, इसी नियम को, ये टकरा के वापस आने में जो नियम का पालन करता है, इसको प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा प्रकाश का परावर्तन, तो क्या कहेंगे, जब आप आपतित किरण जब किसी समतल दर्पण पर टकराता है, टकराव कर वापस उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए डेफिनेशन हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरणें जब वस्तु के सतह या दर्पण से पड़ने के बाद वह माध्यम में वापस लौट जाती है, तो वैसे माध्यम को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यार जैसे देखिए मैंने एक फोटो ड्रॉ किया है, ये क्या है, एक दर्पण है, ये क्या है, ये हम लोग का नीचे एक दर्पण बनाया है मैंने, और ये क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, परावर्तित किरण है, और ये क्या है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। ठीक है, इसको बोलेंगे आने वाला किरण को आपतित किरण, जो वापस टकरा के जाने वाले को परावर्तित किरण, और नीचे वाले दर्पण है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मिल रहा है। और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण जो है हम लोग का, इसी को बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टिव एंगल बोलते हैं। और ये क्या है, आपतन कोण, यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बना कोण होता है वो आपतन कोण होता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए वही सब पॉइंट्स जो भी आपको बताए, प्रकाश के परावर्तन में भाग लेने वाले कौन कौन से प्रमुख पद है, याद रखिएगा। आपतित किरण, जब किसी दिशा से आ रही प्रकाश की किरणें को क्या कहते हैं, आपतित किरण। आने वाला किरण आपतित किरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल यह देख लीजिए, ये जो किरण है, ये वाला किरण क्या है, आपतित किरण है। ठीक है, उसके बाद आता है परावर्तित किरण। क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, जब आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद जो अपनी ही दिशा में वापस लौट जाती है, लौटने वाली किरण को क्या करते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तक सतह क्या होता है, जब वस्तु जिस सतह पर से प्रकाश का परावर्तन करने की घटना होती है उसे परावर्तक सतह होता है। जहाँ पे वो क्या होता है, टकरा कर वापस जाता है, तो वह सतह क्या कहलाता है, परावर्तक सतह कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है, देखिए आपतन बिंदु क्या होता है, प्रकाश के सतह पर जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे सपोज करो ये एक क्या है, सतह है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, समतल सतह बोलेंगे। और इससे जब आके क्या कोई बिंदु यहाँ पर टकराया, यही टकराने वाला बिंदु क्या कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इससे ऊपर से हम लोग ये लंब डालते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या है, अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को क्या कहते हैं हम लोग, अभिलंब कहते हैं। या आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं हम लोग, अभिलंब बोलते हैं। याद रखिएगा, आपतन कोण क्या होता है, ये आपतित किरण हुआ
और ये अभिलंब हुआ, इसके बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं हम लोग? याद रखिएगा, कोण आई से डिनोट करते हैं। परावर्तन कोण क्या हुआ? ये हुआ परावर्तित किरण और ये अभिलंब हुआ, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का मुख्यतः दो नियम है, आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो पहला नियम में क्या कहा गया? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। यानी रखिए, ऐसे ही समझिए, ड्रॉ करके समझाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? परावर्तक सतह है, ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, और ये आपतन अभिलंब हुआ, ये आपतन बिंदु हुआ। ठीक है, तो ये और ये तीनों देखिए एक ही बिंदु पर है ना, तो इसको बोलते हैं, पहला नियम यही बोला। दूसरा बोल रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम है, याद रखिएगा दोनों पॉइंट्स को। अब आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है समझते हैं। किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद ना जिन बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, वो काटता हुआ प्रतीत होता है, उसे उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए ड्रॉ किए दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, ये दर्पण है, ये वस्तु से क्या हुआ? यहाँ पे वस्तु पड़ा, वस्तु किरण पकड़ा, और ये क्या देखिए यहाँ पे कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये जाना चाहिए तो प्रकाश को ऐसे, लेकिन ये क्या हो रहा है? कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसको बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये वापस लौट जाता है इस तरफ किरण टकरा के, का किधर तो कलई किया हुआ, रचित किया, कलई किया हुआ है। अब प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज, और इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वैसा प्रतिबिंब जो जो वास्तविक रूप से कटता है, उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। तो दूसरा डेफिनेशन ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसा प्रतिबिंब जो किसी दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर आकर कटता है उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अब आते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? वैसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक काट है ना, काल्पनिक कटान से बनती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है काल्पनिक प्रतिबिंब को। और याद रखिएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है और दर्पण के आगे बनेगा। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और इसको हम लोग डेफिनेशन दूसरे तरह से क्या बोल सकते हैं? ऐसा है ना, ऐसा प्रतिबिंब जो वह प्रकाश जो प्रकाश क्या कहेंगे? वह प्रकाश किरण पुंज जो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर आकर कटता हुआ प्रतीत होता है, उसे उस बिंदु क्या कहते हैं? उसे उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं दर्पण। तो देखिए क्या होता है? दर्पण वह चिकनी या चमकीली है ना सतह जिससे प्रकाश आसानी से परावर्तन होता है, और जिससे एक सतह क्या रचित या कलर किया जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। या फिर इसका एक और डेफिनेशन आप इसे बोल सकते हैं, वह परावर्तक सतह जो प्रकाश को नियमानुसार क्या करता है? परावर्तित कर देता है, उसे क्या कहेंगे? तो दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? दर्पण कहेंगे। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार का, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण किसको कहते हैं? समझिए पहली बात, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, समतल परावर्तक सतह बराबर होता है। ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? उसको समतल दर्पण कहते हैं। यानी वस्तु का प्रतिबिंब बराबर होता है, जितना दूरी पे वस्तु रखेंगे उतना दूरी पे हम लोग का इमेज बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब यहाँ तक समतल दर्पण का कुछ विशेषता या गुण देखते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा बनाता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण में
दर्पण से वस्तु जितना आगे होता है और दर्पण में उतना ही पीछे बनाता है, यानी बताया ना दोनों का प्रतिबिंब बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है इसका प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, पार्श्व रूप से क्या होता है, उल्टा बनाता है। ठीक है, अब आते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, लेकिन देखिए गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोलाकार का होता है, जैसे यहाँ देख लीजिए बताया गया है, ये क्या है, गोलाकार है, ये हुआ गोलीय दर्पण। और इसी को बीचों बीच अगर काट देते ये दो प्रकार का दर्पण बनता है। ये देखिए अवतल दर्पण है, क्या है, बाहर की ओर कलर किया हुआ अवतल दर्पण, अंदर की ओर करेंगे तो यह उत्तल दर्पण बनेगा। ठीक है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है और यहाँ पे पड़ता है फोकस पड़ेगा, इसका भी यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा। आगे हम लोग कुछ देखेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण का कुछ तथ्य जो जानने वाली बात है, वक्रता के सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, याद रखिएगा, वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस खोखले का एक केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी के द्वारा सूचित किया जाता है, किसके द्वारा, सी के द्वारा सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र का परावर्तक सतह की ओर उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के विपरीत होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब अवतल दर्पण ऐसा बनता है तो इसका परावर्तक सतह अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, यहीं पे वक्रता केंद्र यहाँ होगा। ठीक है, वक्रता केंद्र परावर्तक सतह की ओर यानी यहाँ पे रहता है। और अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण देखिए ऐसा होता है, इसका परावर्तक सतह जो होता है इस तरफ होता है ना, इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग बना होता है उसको त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, आर के द्वारा सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। ध्रुव परावर्तन परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए ये दर्पण है, इसको प्रधान अध्याय का इसी ये जो पॉइंट है इसी को ध्रुव बोलते हैं, पी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या बोले, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है, याद रखिएगा। मुख्य फोकस किसको कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है वह पड़ती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु का फोकस कहा जाता है। इसे एफ के द्वारा सूचित करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बना के ड्रॉ करके दिखाते हैं। जैसे मान लो कि ये एक दर्पण है, ठीक है, ये इसका परावर्तक, ये क्या कहते हैं, पीछे कलर कर दिए, इसमें रचित या कलर कर दिए। अब ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है ना। अब ये समतल दर्पण पर, ये दर्पण पर पड़ा, दर्पण पर पड़ने के बाद पार तो नहीं करेगा क्योंकि इधर पेंट किया हुआ है। तो ये होता है हम लोग का फोकस, क्या होता है, फोकस। और ये होता है वक्रता केंद्र। ये कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो फोकस से गुजरेगा तो इसी बोलते हैं फोकस बोलते हैं। और इनके ये हम लोग का पोल है, फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, याद रखिएगा। ये आपतित किरण है, ये प्रधान रेखा के समांतर होता है, जो कहाँ से गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, अब फोकस दूरी या फोकल लेंथ क्या होता है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार के, कितने प्रकार के गोलीय दर्पण जो होते हैं मुख्यतः वो बोलेंगे तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अवतल दर्पण और क्या होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश बोलता है कॉनकेव मिरर, और अवतल को कॉनकेव बोलते हैं, और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसी हो तथा रजित या उभरी हुई हो उसका अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा, ये क्या है, बाहर की ओर निकला हुआ है, इसी को बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण, जिसमें एक तो देखिए मैंने फोटो रखा है इसमें, यही वो अवतल दर्पण क्या है हम लोग का, ये है ना बाहर की ओर,
इधर रचित क्या हुआ, बाहर उठा हुआ है, इसी को बोलते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसा बनता है, उत्तल दर्पण ये हुआ आपका जिसमें कि अंदर की ओर कलर क्या रहता है, ठीक है। ये देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी हो और रचित सतह धसा हुआ, रचित सतह क्या हो, धसा हुआ हो, और बाहर वाला भाग क्या उभरा हुआ है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे क्या होता है हम लोग जानते हैं, समझते हैं। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष से गुजरती है। कहाँ से गुजरता है, मुख्य अक्ष से गुजरता है। देखिए तो हम आपको बताए क्या कि ये दर्पण है, जिससे क्या, देखिए ये दर्पण है, मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई अगर किरण आता है तो ये कहाँ से गुजरेगा, तो हमेशा याद रखिएगा फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा नंबर पॉइंट याद रखिएगा, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर आपतित होती है, कहाँ से होती है, मुख्य अक्ष पर, यानी मुख्य अक्ष यही है ये वाला, इसको काटता हुआ आता है तो दर्पण से परावर्तन होने का परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। कहाँ से गुजरती है, तो याद रखिए कहाँ से गुजरेगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर वापस निकल जाएगा, यानी फोकस से होकर इसको काटेगा तो कहाँ से गुजरेगा, तो उसके समांतर गुजर जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, कहाँ, वक्रता केंद्र पर। मान लीजिए ये है तो ये क्या फोकस है और ये क्या वक्रता केंद्र, इस पर आएगा तो क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरण वापस क्या होती है, लौट जाती है, वापस उसमें लौट जाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ऐसा समझिए यह दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, तो यानी आ तो रहा है ऐसे, वापस उसी दिशा में लौट गया वक्रता केंद्र से गुजरने के बाद। ठीक है। तो जब अब आते हैं अगला पॉइंट याद रखिएगा, जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होता है, कहाँ पर होता है, तो ध्रुव पर आपतित होता है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिन कोण के साथ बनाते उतने ही कोण के साथ परावर्तित हो, यानी जहाँ से ध्रुव पर कटेगा वहीं से कहाँ होगा, वापस गुजर जाएगा। याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब आते हैं किस वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग आगे देखते हैं। याद रखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनता है, और पहला कंडीशन क्या है, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं। ठीक है, देखिए ये हम लोग का दर्पण है और ये ध्रुव है, ये फोकस और ये क्या है, ध्रुव है, इसके बीच पे रखे गए हैं। ये इसके बीच में आप कहीं पर भी रख सकते हैं, यानी यहाँ नहीं, मान लीजिए ये ध्रुव है और ये फोकस है, आप इसके बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रखे तो ये जब हुआ तो क्या हुआ कि दूसरा सत्ता कहाँ से, ये देखिए ये वापस लौटा कहाँ से, फोकस से होकर, लेकिन और ये हम लोग दूसरा कहाँ से लिए, तो वक्रता केंद्र से ही लेंगे हम लोग, तो देखते हैं कि ये वापस लौट जाता है उसी दिशा में। लेकिन क्या होता है कि देखिए इसको अगर हम लोग इमेजिनेशन करें तो वो आगे की ओर बढ़ के कहीं ना कहीं मिलता है। तो याद रखिएगा एक ऐसा ही अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, जब फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो वहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और कहाँ बनाता है, दर्पण के पीछे बनाता है। कहाँ प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों, याद रखिएगा दर्पण के पीछे बनाता है, और वस्तु से, देखिए वस्तु छोटा इतना बड़ा बना रहा है, वही वस्तु से बड़ा बनाता है। उसी पॉइंट को लिखा गया है, जब वस्तु फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, तो पीछे बनता है, पीछे बन रहा है। अब क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा और दर्पण के पीछे, सीधा बना रहा है, इधर बना रहा है, इधर बना रहा है, और क्या बना रहा है, तो दर्पण के पीछे बना रहा है। याद रखिएगा। ठीक है, प्रतिबिंब का वस्तु के आकार का क्या होता है, बड़ा होता है, बताइए कि आपको भी हम, है ना। इसकी प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक, अगर सीधा बनाएगा तो काल्पनिक बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या है, क्या जब वस्तु मुख्य अक्ष और है ना, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं, कहाँ, फोकस पर रखते हैं, धीरे धीरे पीछे कर रहे हैं, फोकस पर रखेंगे तो ये क्या होगा, वस्तु समांतर होगा, कहीं कटेगा नहीं। ये वापस जब आएगा तो कहाँ से गुजरेगा, देखिए ये एक दूसरे के समांतर गुजरेगा, वापस कहाँ से गुजरेगा, समांतर गुजर जाएगा। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा। जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनाता है, दर्पण के आगे बनाता है, और प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनाता है और वास्तविक बनाएगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, कहाँ पे, फोकस और, देखिए ये फोकस है और ये क्या है, वक्रता केंद्र है, इसके बीच हम लोग वस्तु को रखें तो देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है क्या होगा, ये
ये इमेज कहाँ बनाएगा, याद रखिएगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ये बनाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। और वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनाएगा। वस्तु यहाँ देखिए, यहाँ इसके पीछे बन रहा है, यानी वस्तु के उल्टा बना रहा है। नीचे ऊपर रखे हैं तो नीचे बना रहा है ना। और वस्तु से क्या बनेगा, वस्तु इतना बड़ा है, देखिए वह प्रतिबिंब इतना बड़ा है नया, नहीं वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ लिखे हैं तो याद रखिएगा इसको। जब वस्तु फोकस और केंद्र वक्रता केंद्र के बीच होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसकी प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक होगी। चौथा पॉइंट देखते हैं, जब वस्तु का वक्रता केंद्र सी पर रखें, यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा बराबर बनेगा, किससे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वस्तु के देखिए परावर्तित हुआ वापस, यानी कहने का मतलब जब यहाँ से वापस हो गया तो, और वक्रता केंद्र से सब सीधा गया तो फोकस से होते हुए समांतर निकल गया। अभी जस्ट बताया, चौथा नंबर पॉइंट था। तो जिसका प्रतिबिंब नंबर 1 कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और दूसरा क्या बनाएगा ये, तो बराबर बनाएगा, क्या बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनाएगा, उल्टा बनाएगा, ठीक है ना, वस्तु के बराबर बनाएगा। वही बात लिखा गया है, देखिए क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वस्तु का अपेक्षा है ना बराबर होता है, उल्टा बनाता है, वास्तविक बनाता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पांचवा है क्या है, देखिए जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो याद रखिएगा, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब का फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और वस्तु देखिए बड़ा है, दूर रखे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, लेकिन क्या बना रहा है, वास्तविक बना रहा है ना। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब है ना वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के सापेक्ष छोटा और उल्टा बनाता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो वास्तविक होती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है, कहाँ पे, अब देखिए सब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो आपको बताए थे, तो वो वस्तु के समांतर निकले, कहाँ से, फोकस पर कटेगा, कहाँ पे, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए जब वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं तो अनंत पे क्या होगा, यहाँ से फोकस से गुजरेगा, समांतर मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा, तो कहाँ से होगा, फोकस से गुजरेगा, कहाँ से, फोकस से। तो कैसा इमेज बनाएगा, तो याद रखिएगा, तो वस्तु जब अनंत पर रखते हैं तो क्या बनाता है, मुख्य फोकस पर बनता है, वस्तु के बजाय बहुत छोटा बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अब आते हैं उत्तल दर्पण का परावर्तन। उत्तल दर्पण में परावर्तन कैसा होता है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में परावर्तन कैसा होता है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो समतल दर्पण है ना आपतित होती है तो दर्पण परावर्तन के हमेशा परावर्तित मुख्य अक्ष किरण के समांतर निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। कहने के बाद जब समांतर उत्तल दर्पण में पड़ेगा तो क्या होगा, वो मुख्य देखिए वो क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत निकलता हुआ प्रतीत होता है। यानी कहने का मतलब है, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण का परावर्तन के बाद परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है। जैसे देखिए ये हुआ, गया तो निकलता तो इधर है, लेकिन लग रहा है कि जाना चाहिए तो फोकस के पास, ये वह चाहता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण जो होती है मुख्य अक्ष के क्या होता है, समांतर लौट जाती है। देखिए तो ये क्या होता है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। जब ये देखिए परावर्तित हुआ, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, ये परावर्तित हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, लेकिन ये बनाएगा कैसा, देखिए प्रतीत होता है, वह कटता हुआ फोकस पर प्रतीत होता है। तो उसके बाद ये देखिए क्या है, जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुनः उसी पथ में लौट जाती है। देखो वक्र सीधा जा रहा है, वक्रता केंद्र पर जा रहा है, तो यानी वापस उसी दिशा में लौट जा रहा है ना। चौथा पॉइंट क्या है, जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो दर्पण परावर्तन के बाद परावर्तित किरण जितना कोण बनाती है उतने ही कोण के साथ वापस लौट जाती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है।
देखिए ध्रुव पे पड़ेगा तो वापस उसी तरह लौट जाएगा, वो फोकस पे कटेगा ही नहीं। तब आते हैं प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनता है देखते हैं। जब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखी जाती है, कहाँ पे, ध्रुव और अनंत के बीच रखी जाती है, तो याद रखिएगा जब वस्तु कहाँ रखे हैं, ये ध्रुव है और ये क्या अनंत है, ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाता है तो क्या होगा, तो याद रखिएगा। तो ये देखिए ये फोकस और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब बनाएगा। और कैसा बनाएगा, तो काल्पनिक बनाएगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, याद रखिएगा। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा और काल्पनिक बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, सीधा भी बनाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा क्या है, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, देखिए जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो क्या होता है, तो वापस निकल जाता है बाहर की ओर और फोकस पर कटता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। और याद रखिएगा जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, बताए, और वस्तु से छोटा बनेगा और क्या बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, सीधा बनाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन से भी आता है, तो याद रखिएगा। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का रिलेशन है, देखिएगा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में क्या संबंध है। जो वक्रता त्रिज्या जो आर होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है, कितना होता है, 2 गुना होता है। और फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है। ये आपको सिद्ध करने दे देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग अवतल दर्पण ले रहे हैं प्रूफ करने के लिए इसको, तो हम लोग याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक हम लोग अवतल दर्पण लिए हैं, ये क्या हम लोग का एक अवतल दर्पण है। और एक ये क्या है, ए और बी आपतित किरण है, ठीक है। जब वो टकरा कर वापस क्या से, फोकस से हो गुजर रहा है। और ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये फोकस है, ये हम लोग का फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। इसके बीच की दूरी फोकस दूरी और वक्रता केंद्र और यहाँ वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो है ये क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। उसी को हम लिखें क्या, माना कि एम और एन क्या अवतल दर्पण है और ए बी क्या आपतित किरण है जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। और ये जो है ये आपतित किरण है और ये मुख्य फोकस, यानी ए बी जो है ये समांतर है किसका, पीसी के समांतर है। वही बात यहाँ लिखा गया है, जो ए बी समांतर पीसी का है। और देखिए यहाँ पे क्या बात है, तो पीसी जो है पी और सी यानी यहाँ से बीच की दूरी क्या है, यानी पी सी बराबर हम लोग का आर है और पी एफ बराबर क्या है, यानी हम लोग का फोकस दूरी एफ है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग को सिद्ध क्या करना है, तो आर बराबर 2f या एफ बराबर r/2। तो हम लोग स्ट्रक्चर क्या किए हैं, देखिए इसमें हम लोग क्या किए, सी को बी को सी से मिलाया, ये क्या हो गया, हम लोग का लंब हो गया, देखिए ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये आई हो गया और ये आर हो गया। तो ये देखिए आई इंसिडेंट एंगल आई बराबर हो जाएगा, तो ये कोण आपस में बराबर हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो आपस में क्या हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोग का ये त्रिभुज जो है हम लोग देख रहे हैं क्या, कौन, तो बी सी एफ जो है ये ट्रायंगल जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, कैसा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो हम लोग देखते हैं, आता है प्रमाण में ए पी पी सी के समांतर है, कौन ए बी सी बी सी एफ के समांतर। अभी जस्ट आपको बताए कि ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा, का एकांतर कोण है। और ये वाला कोण तो आई है, आर है, ये वाला जब ये वाला कोण के बराबर तो ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा। उसी बात को यहाँ लिखा गया है, याद रखिएगा। ये एकांतर कोण के कारण हुआ, बी एफ सी वाला कोण आई है, सी बी एफ में देखिए क्या कोण आई कोण आर के बराबर है, तो बी सी एफ बराबर सी बी एफ होगा, यानी बी एफ बराबर सी एफ होगा, मान लेते हैं 1 नंबर में। और जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पर आती निकटतम आपतित होती है तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी पी। देखो यहाँ पे पी एफ बराबर सी पी हो जाएगा, पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी पी। जब इसको मान लें कि यहाँ पे ही है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा।
बी एफ बराबर सी एफ, देखिए यहाँ पे बी एफ बराबर ये जो है, ये जो हम लोग का ये आ जाएगा, तो बी एफ, ये जो बी पी हो जाएगा, तो बी एफ बराबर पी एफ होगा कि नहीं, ये वाला, ये अगर पी को बी बोलते हैं तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो बी एफ बराबर सी पी, तो ये 2 मान लीजिए। अब यहाँ देखिए पी एफ बराबर सी पी, तो पी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं। और पी सी बराबर क्या, देखिए यहाँ पे, तो हम लोग का सी एफ के जगह पे क्या रख सकते हैं, पी एफ, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, बी की जगह लिख दीजिएगा पी एफ, क्या हो जाएगा, पी एफ। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक हो गया है, तो याद रखिएगा पी एफ प्लस पी एफ क्या होगा, 2 पी एफ। और हम लोग जानते हैं कि पी एफ बराबर क्या था, एफ था, यानी आर बराबर हम लोग का निकल गया 2 एफ, और इसी को हम पलट देंगे तो क्या निकल जाएगा, एफ बराबर आर बाय 2। यही हम लोग का प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब आते हैं चिन्ह परिपाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिजिक्स में चिन्ह परिपाटी महत्व तो अपने आप में बहुत अच्छा होता है, बहुत अधिक है। किसी भी गोले दर्पण में वस्तु की प्रकृति को बताने के लिए चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है, जिसे चिन्ह परिपाटी यानी चिन्ह का, है ना, जिस पार्टी का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। देखिए चिन्ह परिपाटी, तो देखिए ये सबसे पहले बात क्या है, एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेंट बांटते हैं, फर्स्ट सेकेंड, इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। अगर हम बोलते हैं ये अवतल दर्पण है, ये केंद्र से गुजरा, और ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, और इसको बोलते हैं पी, ध्रुव बोलते हैं, इसको जो मूल बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट इसको रचित कर दिए। ये वाला पॉइंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, और इसमें दोनों निगेटिव होगा। और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो वही बात यहाँ बोला गया, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, और ये निगेटिव होता है। एक्स ऊपर की हो रहे तो ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव होगा, और दाएं जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको पीछे दर्पण से पीछे की हो जा रहा नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, इसमें बायां जाएंगे और नीचे आएंगे तो दोनों निगेटिव, और नीचे आएंगे तो ऊपर जाएंगे, सॉरी दायां जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, दायां यानी एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है। इसका मूल मूल बिंदु लिखा गया, देखिए क्या पता चलता है इससे। गोलीय दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु के भांति काम करता है, याद रखिएगा। ध्रुव से दाएं ओर जाने पर धनात्मक होता है, ध्रुव से बाईं ओर आएंगे तो ऋणात्मक होगा, ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, धनात्मक होगा, नीचे की ओर आएंगे तो ऋणात्मक होगा। वही बात अभी आपको वहाँ बताए। तो क्या अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी में प्रयोग क्या होता है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण का हम लोग अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का उपयोग देखते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या वस्तु की दूरी सदैव हमेशा ऋणात्मक होती है। याद रखिए, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होता है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ देगा वो कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों नेगेटिव होता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वह प्रतिबिंब दूरी और धनात्मक होता है और ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक है, और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। अवतल दर्पण वस्तु की ऊंचाई, है ना, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। तो वो देखिए, वस्तु की ऊंचाई ऊपर होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे होता है, तो यानी ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव होगा, तो याद रखिएगा। अब उत्तल दर्पण में आते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और वस्तु दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब दूरी भी क्या होता है, धनात्मक होता है। अवतल दर्पण की वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है वो भी होती है, जिसको बस फोकस को एफ से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर, वस्तु दूरी को यू और प्रतिबिंब दूरी को भी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और हम लोग को सिद्ध करेंगे गोलीय दर्पण
के लिए सिद्ध करें कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। तो याद रखिएगा, आप लोग नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कौशल सर में आप लोग ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का उसे लाभ मिल सके। ठीक है, तो देखते हैं, प्रूफ बहुत ही भी आई इस बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, तो हम लोग एक गोलीय दर्पण हम लोग सिद्ध करना है, गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, ये क्या m और m डैश क्या है, अवतल दर्पण है, और हम लोग वस्तु को कहाँ रखें, वक्रता केंद्र के बाहर AB, और जो कि प्रधान मुख्य अक्ष रेखा APC उसके अक्ष है ना B, और इसे गुजारा गया है, और ये कहाँ से गुजरता है, ये फोकस है ना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कट करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि ये m और m डैश क्या है, अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु दूरी क्या है AP, A और P, यहाँ वस्तु रखें हम लोग, और यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो हम लोग की दूरी हो जाएगी u, क्या हो जाएगी u। लेकिन u क्या होगा, आपको वस्तु दूरी तो अवतल दर्पण बताए थे अभी हम लोग, निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा। और प्रतिबिंब दूरी है क्या, प्रतिबिंब हम लोग का यहाँ बना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी जो होगी वो भी हो जाएगी। लेकिन भी प्रतिबिंब दूरी नीचे है, प्रतिबिंब तो नीचे बना है, तो क्या बनेगा, निगेटिव हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और फोकस दूरी क्या बताते होता है, बताइए, फोकस ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी ये वाला, तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी भी हम लोग का हो जाएगा निगेटिव में, है ना। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या आपका यहाँ हो गया, तो वक्रता त्रिज्या दुगुना होता है, यानी CP बराबर क्या हो जाएगा, -r होगा, तो इसी को जगह हम लोग -2f भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सिद्ध क्या करना है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज में। अब देखिए ये कौन सा ट्रायंगल हम लोग लेने वाले हैं, इसमें समकोण त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है, देखिए हम लोग ये ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल को लेने वाले हैं, यानी ये वाला जो हम लोग वस्तु रखे थे जहाँ पे, ये वाला, और नीचे जहाँ प्रतिबिंब बना है ये वाला। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज ABC, AB, और यहाँ पे क्या है C, ये वाला है ना, ABC, और प्रतिबिंब वाले को दिखाते हैं, देखिए कौन, तो ये हो जाएगा नीचे वाला हम लोग का A डैश, ये वाला A डैश, और हो जाएगा हम लोग का B डैश, और हो जाएगा हम लोग का C, ये वाला C। ठीक है, ये वाला और ये वाला हम लोग ले रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं कि कौन, ये दोनों में क्या समकोण है, ये वाला भी समकोण है, ये वाला भी समकोण है ना। और कौन सी शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। समरूप होता है तो भुजा अनुपात में होता है, तो AB बटे क्या होगा, है ना, A डैश B डैश हो गया, BC नीचे वाला जो है देखिए, ये हम लोग का जो है क्या हो जाएगा, BC, B और C, यहाँ पे हम लोग का BC जो ये वाला है, BC, और यहाँ B डैश C डैश है ना, BC बटे B डैश C, और AC बटे क्या होगा, A डैश C, क्या हो जाएगा, A डैश C हो गया। तो हम लोग का AB, देखो AB बटे क्या हो जाए, A डैश B डैश बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, AC बटे क्या लिखेंगे, A डैश C लिखेंगे, इसको मान लो 1 नंबर। फिर आओ आगे, APB, देखो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, APB, ये बड़ा वाला ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, APB, और हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, इधर से लेंगे, क्या लेंगे, इधर से लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाए, A डैश B डैश P, याद रखिएगा, एक बार बड़ा लेंगे, एक बार फिर नीचे से लेंगे। ठीक है ना, जब देंगे तो देखिए दोनों में तो समकोण तो है ही, समकोण है तो दोनों क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो याद रखिएगा दोनों को फिर यहाँ पे एंगल बनेगा, और ये वाला कोण जो है एक ही कोण से बना हुआ है, तो कोण है ना, कोण P बराबर कोण P, क्योंकि वो कोण रिफ्रैक्टिव एंगल और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इंसिडेंट एंगल क्या कहते हैं इसको, हाँ, रिफ्रैक्टिव एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों आपस में बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो फिर वही काम करेंगे हम लोग, क्या अनुपात में लेंगे, देखिए इतना, हम इतना बटे इतना हो जाएगा, और इतना बटे क्या हो जाएगा हम लोग का, इतना नीचे है ना, B डैश P डैश, और उसके बाद क्या हो जाएगा, AP बटे क्या लिखेंगे, A डैश P। ठीक है,
तो हम लोग देखिए वही पास लिखा गया हुआ है। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश, बी पी बटे बी पी, है ना, बी डैश पी, और ए पी बराबर ए डैश पी। ठीक है, तो ये तुमको काम ही नहीं है, इसका हमको काम किसका काम है, ए बी ए डैश बी, है ना, ए बी बटे ए डैश बी डैश और ए पी बटे ए डैश पी। इसको 2 मान लो। 1 और 2 में देखोगे तो ये दोनों क्या है हम लोग का, इधर वाला बराबर है। कौन दोनों, तो इधर वाला बराबर, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, तो इसको इक्वल कर दिए। ठीक है, इक्वल करोगे तो देखो AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC और A डैश को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ आते फोटो से आते फिगर में, ये देखो AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP बटे PC लिख सकते हैं, यानी इतना घटाएंगे पूरा में तो ये निकल जाएगा हम लोग का। तो वही हम लोग घटा के यहाँ क्या लिखा गया है देखो, तो AP बटे क्या लिखा है CP। उसी तरह नीचे वाले को घटाओगे, इसका मान हम लोग निकाले हैं U, इसका हम लोग ऊपर में लिखे थे 2V, है ना, 2F, और यहाँ -2F ये भी, और आगे यहाँ पे बैठा दिए मान को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब अंत में क्या करेंगे, जब हम लोग देखते हैं कि ये पूरा सॉल्व करने के बाद इतना आता है तो दोनों तरफ FUV से भाग लगा देते हैं। किससे लगा देते हैं, FUV से भाग लगा दिए, सब में भाग लगा दिए, तो FU दोनों तरफ भाग लगाए तो क्या निकला हम लोग का, तो इतना निकल जाएगा। ठीक है, अब आता है आवर्धन, जिसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है, आवर्धन क्या होता है, वस्तु दूरी बटे प्रतिबिंब दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसको M से डिनोट करते हैं, M बराबर -V बटे U होता है, इसको याद रखना। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध करिए क्या, आवर्धन बराबर M बराबर V बटे -V बटे U। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ दिया जाता है, तो याद रखिए। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण बोला तो कोई भी दर्पण लेके सिद्ध कर सकते हैं। हम लोग अवतल दर्पण ले लेते हैं, और ये क्या है, वस्तु रखे हम लोग, वो वस्तु जो अनंत से आ रहा था, वस्तु कहाँ फोकस पे पड़ा, और ये भी फोकस से गुजरा, तो फोकस से गुजरा, दोनों एक दूसरे कहाँ काटा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में। ये जो है हम लोग का वस्तु ऊंचाई, ये हम लोग का प्रतिबिंब ऊंचाई है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वस्तु दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक जो है प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, और ये देखिए नीचे है तो ये क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग को सिद्ध करना है, हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल कौन सा, देखिए समकोण त्रिभुज APB, ये P और ये AB और ये P और A डैश B डैश P, नीचे वाला ले रहे हैं हम लोग। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन से देखिएगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, कोण P दोनों आपस में बराबर होगा, काहे कि परावर्तन के नियम से। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, ये इतना बटे इतना लिखेंगे। ठीक है, और नीचे वाला ये वाला इसको इतना लिखेंगे। ठीक है, यानी BP बटे B डैश, यानी BP बटे B डैश P। ठीक है, और AP बटे क्या लिखेंगे, A डैश P। और यहाँ देखिए A यहाँ से, अरे यार वो कचरा हो गया, रुको, ये A है और ये P है, AP बटे क्या हो जाएगा हम लोग का, देखो AP बटे हो जाएगा A डैश B। तो हम लोग अनुपात में लिख लिए, और सबका मान, इसका मान H और इसका मान H डैश है, और इसका मान क्या है, इसका आजमाइन हो जाएगा। और ये हम लोग का जो है प्रतिबिंब दूरी बताए थे ना, यहाँ से वस्तु दूरी, और ये क्या है हम लोग का प्रतिबिंब दूरी है, तो हम लोग लिख लिए। तो H डैश बटे H, है ना, H बटे H डैश बटे क्या हो गया, V बटे U बटे V। तो हम लोग H इसको पलटेंगे, तो पर हमको पता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को कहते हैं आवर्धन कहते हैं। तो H डैश बटे H बराबर क्या हो जाएगा, U बटे V। तो हम लोग इसी को लिखते हैं, H डैश बटे H को ही लिखते हैं M, तो M बराबर क्या होगा, -V बटे U, आवर्धन के नियम से। ठीक है, तो याद रखना आवर्धन के बराबर, आवर्धन जो होता है वो क्या होता है, आवर्धन M से सूचित करते हैं, M बराबर क्या हो जाएगा, H डैश बटे H, याद रखना है, -H डैश बटे H होता है, और -V बटे U होता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी। ठीक है, और इस बात को याद रखना। चलो आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया हो तो पूरा आपको मैंने थ्योरी कंप्लीट करवा दिया प्रकाश का परावर्तन का नियम का। ठीक है, तो अवतल दर्पण में आवर्धन हमेशा याद रखना धनात्मक होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और उत्तल दर्पण आवर्धन क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आता है। ठीक है, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।